गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने चैप्टर 4 का थोड़ा सा हिस्सा कवर किया था। आज मैं उसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें, ताकि जब कभी भी मैं कुछ नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और समय पर आप देख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यह जो लड़की है एनी फ्रांक, ठीक है, एनी फ्रांक जो है इस लेसन में अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में बता रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है आपकी किताब फर्स्ट फ्लाइट का चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, जिसका हेडिंग है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनी फ्रांक है इसका पूरा नाम है एनी लीज मेरी एनी फ्रांक। ठीक है। यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसका कारण है, आप यहाँ देखो, इसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में और इसका डेथ हो गया है मार्च 1945 में। अर्थात इसकी बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई, मृत्यु हो गई इसकी। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसका आपको पता चल जाएगा जब आप इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे तो। और इसमें खास बात क्या है इसकी डायरी में, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और जर्मनी में नाजियों का कब्जा हो गया था, तो उस समय का दृश्य है कि लोग वहां पर किस तरह से सताए जा रहे थे, किस तरह से खास करके ज्यूइश को बहुत अधिक सताया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था। तो उसी का कुछ दृश्य जो है, उसी का कड़वा अनुभव जो है इस लड़की ने, एनी फ्रांक ने अपनी डायरी में मेंशन किया है। और इसको पढ़ते हुए हम लोगों ने ये जाना था कि ये जो एनी फ्रांक है अपने पेरेंट्स के साथ जब नाजियों का कब्जा हुआ था ना, तो भाग करके चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। इनके पूरा परिवार इनका चला गया था एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड का एक शहर है और वहाँ की राजधानी भी है एम्स्टर्डम, कैपिटल है नीदरलैंड का। तो वहीं चले गए थे और कुछ दिनों तक वहाँ छिप करके रहे, लेकिन फिर उन्हें पकड़ लिया गया था और वहाँ से उनको, आपको बताए थे, कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया था। कंसंट्रेशन कैंप के बारे में भी बताया था आपको कि जहाँ पर जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या पॉलिटिकल रिबेलियन जो होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, बागी होते हैं, उन्हें रखा जाता था। और कंसंट्रेशन कैंप में ही उनकी जो बड़ी बहन थी मार्गोट, वह भी चल बसी टाइफस के कारण। ठीक है।
एनी डाइड ऑफ टाइफस, ये सॉरी उनकी बहन के बाद जो है, बहन तो पहले ही चली गई उनकी, मार्गोट फ्रांक उनकी बड़ी बहन का नाम है, ठीक है। तो वहां पर एनी डाइड, यहाँ पर सबसे पहले जो है एनी की मौत हो जाती है, टाइफस यानी टाइफाइड एक फीवर होता है, और वह जगह है बेल्शन, बेल्सन नामक जगह में इसकी मौत हो गई, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। और कहता है मार्गोट फ्रांक, यानी मार्गोट फ्रांक के डेथ के बाद, उनकी बड़ी बहन पहले ही मौत का शिकार हो चुकी थी, उसके बाद कुछ दिनों बाद इसकी भी डेथ हो गई, ठीक है। तो केवल जो हैं जीवित बचे थे उस कैंप में, इस परिवार में, एक आदमी, उनके पापा, ठीक है। और उनके पापा ने ही जो है जब युद्ध समाप्त हुआ तो एम्स्टर्डम जाकर के फिर जो है वहां पर उस ऑफिस में तलाश किया, और उनको यह डायरी मिल गई, एनी फ्रांक की लिखी हुई डायरी, और उनको लगा कि नहीं, इस डायरी को पब्लिश कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कुछ जो है एनी फ्रांक ने लिख रखा था। तो हम लोग फिर यहाँ पर लेसन स्टार्ट जो होता है उसमें बताया गया है, एनी फ्रांक बता रही थी कि मैंने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया। वह बता रही है कि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकूं, ठीक है। और उन्हें किसी पर भी यकीन नहीं था, उनको लगता था कि मेरी बात जो है सुन करके लोग कहीं मजाक ना उड़ाएं, ठीक है, या मैं जो कुछ किसी को बताऊं वह जो है सीक्रेट नहीं रह पाएगा। इसलिए वह सोचती थी कि मैं डायरी में अपनी बातें, अपनी जो भावनाएं हैं, जो उनकी दिल की तमन्ना है, अरमान है, उनको मैं डायरी में लिख दूंगी, और जब तक मैं ना चाहूंगी तब तक मेरी डायरी कोई पढ़ नहीं पाएगी। और इसीलिए उसने एक प्रोवर्ब जो आपने पढ़ा था, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, उसी समय उसने यह प्रोवर्ब जो है अपनी, इस प्रोवर्ब पर वह जो है उसका ध्यान जाता है, इस कहावत पर कि कागज जो होता है वह अधिक धैर्यवान होता है इंसानों की अपेक्षा। और फिर वह बताती है कि डायरी जो लिखूंगी मैं, तो ऑर्डिनरी पीपुल जैसा लिखते हैं उस तरह मैं नहीं लिखूंगी। वह चाहती है कि डायरी जो है मेरी फ्रेंड बने, और वह उसका खूबसूरत सा नाम एक ढूंढती है कि मैं अपने डायरी को जो है किट्टी कह करके पुकारूंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पार्ट का सारांश जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वह अपनी डायरी का नाम किट्टी रखती है। अब जहां भी किट्टी आ जाए तो समझ लेना वह अपनी डायरी को कह रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब शुरू करते हैं आगे का पार्ट। यहां से स्टार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड a word of my stories to Kitty if I were plunged right in. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. देखो यहाँ पर क्या कह रही है एनी फ्रांक, जस्ट थोड़ा सा ये मार्कर काम नहीं कर रहा है। जरा स्टूडेंट्स मैं मार्कर अपना एक्टिवेट कर लूँ ताकि
अंडरलाइन करने में सुविधा हो। चलिए, हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मार्कर अपना सेलेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा व्यवधान हुआ। चलिए आज स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से। सिंस, ये देखिए, सिंस नो वन वुड, ठीक है, एनी फ्रांक, इसमें क्या कह रही है? सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। एनी फ्रांक कहती है कि कोई भी नहीं समझ पाएगा। क्या नहीं समझ पाएगा जी? अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी का एक भी शब्द, ठीक है, मेरी कहानी का एक शब्द भी कोई नहीं समझ पाएगा। कौन सी स्टोरी है? टू किट्टी, जो मैं किट्टी को सुनाऊंगी। किट्टी बता चुके हैं, उसकी डायरी का नाम है। अर्थात उसका कहना है कि किट्टी को जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी, सुनाने का क्या बात है, किट्टी तो कोई आदमी है नहीं। अर्थात किट्टी में जो मैं स्टोरी लिखने जा रही हूँ, उसका एक शब्द भी किसी को समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक इफ आई वेयर टू प्लंज राइटिंग, कहता है क्यों समझ में नहीं आएगा? यदि मैं सीधे सीधे लिखना शुरू कर दूं, यानी सीधे मैं स्टोरी पर आ जाऊं और लिखना शुरू कर दूं कहानी अपनी डायरी में, तो कहता है मेरी कहानी का एक शब्द भी किसी को समझ में नहीं आएगा। तब क्या कहती है फिर? आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो कहता है मेरे लिए बेहतर होगा। आई वुड बेटर, क्या? प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, ठीक है। तो कहता है बेटर होगा मेरे लिए कि मैं उपलब्ध करा दूं, क्या? ब्रीफ स्केच, स्केच कहते हैं रूपरेखा को, ठीक है। स्केच मीन्स रूपरेखा, और ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन की। वह क्या चाहती है कि मैं अपने जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा जो है प्रोवाइड करा दूं, यानी संक्षिप्त रूपरेखा जो है डायरी में मैं मेंशन कर दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कहता है ऐसा करना, मच मतलब अधिक, यानी ज्यादा जो है अपने जीवन के बारे में बताना मैं डिसलाइक करती हूँ, मैं नापसंद करती हूँ, डिसलाइक करती हूँ, यानी अपने जीवन के बारे में ज्यादा जो है लोगों को बताना, यह मुझे गंवारा नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्यों बताने जा रही हूँ संक्षेप में? कि जब तक मैं नहीं बताऊंगी अपनी जिंदगी के बारे में संक्षेप में, तब तक किट्टी में लिखा हुआ जो कुछ भी है उसका एक शब्द भी किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए वह सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जो है बता दूं। तो अब देखो वह संक्षेप में क्या बता रही है जिंदगी के बारे में। देखो, कह रही है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। अपने फादर के बारे में पहले बताती है वह कि जो मेरे फादर हैं, पापा हैं मेरे, मोस्ट एडोरेबल है, यानी बहुत ही अच्छे पिताजी हैं। एडोरेबल, बहुत नेक हैं, भोले हैं, ठीक है। ऐसे एडोरेबल मतलब होता है सुंदर भी। तो जो कहिए आप पापा हैं उनके, हर आदमी को अपना पापा अच्छा लगता है। तो कहा मेरे पापा बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत भोले हैं, नेक हैं। आई हैव एवर सीन, यानी इतने अच्छे पापा, इतने अच्छे पिताजी मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। और फिर क्या कहती है? डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि मेरे पापा ने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र 36 नहीं हो गई। ठीक है, यानी पापा और मम्मी की शादी जिस समय हुई थी उस समय उनके पापा 36 साल के थे, यानी 36 साल की उम्र में उनके पापा ने उनकी मम्मी से शादी की थी, ये मतलब हुआ। एंड शी वॉज 25, और उसकी मम्मी उस समय कितने वर्ष की थी? 25 साल की। ठीक है, पापा उस समय 36 साल के थे और मम्मी 25 साल की थी, यानी 11 साल छोटी थी पापा से। माई सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt in Germany 1926। देख लो, उनकी जो बड़ी बहन है मार्गोट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी का एक शहर है, ये फ्रैंकफर्ट। ठीक है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक शहर में मार्गोट का जन्म हुआ। कब? 1926 में। अब बच गई एनी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और कहता है मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था, यानी यह 3 साल छोटी है अपनी बड़ी बहन से। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और फ्रैंकफर्ट में मैं 4 साल की उम्र तक रही। ठीक है, तब तक रही मैं फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है, और जर्मनी में ये कब तक रही? जब तक उसकी उम्र 4 साल थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और क्या कहती है कि मेरे पापा जो है एमिग्रेटेड टू हॉलैंड। हॉलैंड डियर स्टूडेंट्स नीदरलैंड का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले आपको बता दिए हैं, उनका परिवार भाग करके चला गया था कहाँ? नीदरलैंड यानी हॉलैंड। एम्स्टर्डम जो शहर है बताए थे वो हॉलैंड में ही है। तो उस समय 4 साल की थी एनी फ्रांक, और उनके पापा उसी समय एमिग्रेटेड मतलब चले गए अपना देश छोड़कर, यानी जर्मनी छोड़ करके। ठीक है, चले गए हॉलैंड 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रांक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उसके बाद देखो फादर जब चले गए तो उनकी जो मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रांक, वह भी उनके साथ यानी पापा के साथ हॉलैंड चली गई। कब? सितंबर में। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, और कहता है मार्गोट और मुझे जो है छोड़ दिया गया, भेज दिया गया, सेंट टू आचन। आचन एक शहर है जर्मनी का। ठीक है, वहां पर इसके पास रहने के लिए, स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, यानी दादी के साथ रहने के लिए दोनों बहनों को छोड़ दिया गया, यानी ये दोनों बहन रह गई जर्मनी में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, लेकिन देखो मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। तब एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। अब देखो, तो कहता है मार्गोट जब चली गई तो मैं भी फरवरी में चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और उस समय कहता है मुझे जो है रख दिया गया बर्थडे टेबल पर, मानो मैं मार्गोट के लिए कोई जन्मदिन का उपहार हूँ, ऐसा समझ करके मुझे बर्थडे टेबल पर रख दिया गया। यानी कहने का मतलब फरवरी में उनकी बहन, जो बड़ी बहन है मार्गोट, उसका जन्मदिन था, तो उसका गिफ्ट समझ करके कहता है उनको रख दिया गया उसके टेबल पर। चलो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ।
I started right away at Montessori Nursery School। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टेड राइट अवे का मतलब हुआ कि मैंने पढ़ना आरंभ किया था, मेरी पढ़ाई शुरू हुई। कहाँ हुई शुरू? तो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड हियर देयर अंटिल आई वाज 6। और यहाँ यानी इस स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वह 6 साल की उम्र तक रही। यानी 4 साल की थी उस समय, तो 2 साल वहाँ पर उसने पढ़ाई की, क्योंकि वह नर्सरी स्कूल था। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उसी समय कहता है मैंने पहली कक्षा में पढ़ना स्टार्ट किया। फर्स्ट फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड 1। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस। और कहता है जब मैं सिक्स्थ फॉर्म में आ गई, यानी स्टैंडर्ड 6 में आई, तो उस समय उनकी जो टीचर थी उसका नाम था मिसेस कुपेरस। द हेड मिस्ट्रेस, जो खुद हेड मिस्ट्रेस भी थी, यानी प्रधानाध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और कहता है जब साल खत्म हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर, वी वेयर बोथ इन टीयर्स, यानी दोनों उस समय आंसू बहा रहे थे। कब? जब हम लोग एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल कह रहे थे, एक दूसरे को जो है ना दिल तोड़ने वाला, हार्ट ब्रेकिंग। फेयरवेल मतलब विदाई। ठीक है, तो जब एक दूसरे से हम लोग जुदा हो रहे थे तो दोनों की आंखों में आंसू थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल। अब कहता है 1941 का समर में यानी गर्मी के मौसम में ग्रैंडमा बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और एक ऑपरेशन उनका हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। और इसलिए कहता है मेरा जो बर्थडे था वह बिना किसी सेलिब्रेशन के, बिना किसी समारोह का खत्म हो गया, गुजर गया। यानी बर्थडे नहीं मनाया गया उस साल। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। देखो ऑपरेशन हुआ 1941 में, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं बची उसकी ग्रैंडमा, और जनवरी 1942 में वह चल बसी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कहता है लोगों को पता नहीं कि मैं अपने ग्रैंड मदर को कितना चाहती थी और अब भी चाहती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। अब जब 1942 में बर्थडे का सेलिब्रेशन आया, उनका जन्मदिन मनाने की बारी आई 1942 में, तो उन लोगों ने ग्रैंड माँ के नाम से भी एक अलग से मोमबत्ती जलाई बाकी मोमबत्तियों के साथ। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब कहता है हम लोग 4 अब बचे हुए हैं, एक उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और 2 बहन। तो कहा हम चारों जो हैं क्या हैं अभी? आर स्टिल डूइंग वेल, ठीक से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और कहता है आज हम लोग पहुंच गए हैं 20 जून 1942 की तारीख में। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और आज जो मैं है अपने आप को क्या करता हूँ? सॉलम मतलब दृढ़तापूर्ण जो है, डेडिकेशन अपने आप को समर्पण करता हूँ, ऑफ माई डायरी, डायरी के प्रति। यानी आज से मैं जो है 20 जून 1942 से इस डायरी में लिखना प्रारंभ करती हूँ।
यानी यहाँ से वह अपना डायरी अब स्टार्ट करती है लिखना 20 जून 1942 से। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ द डे। Rest of it I will discuss in my next video. If you like my video, then press the bell icon and subscribe my channel and share it to your friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.